कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में, समुंदर के किनारे एक धमाकेदार बीच पार्टी से। लहरों की आवाज, तेज म्यूजिक और शराब के नशे में झूमते हुए कॉलेज के लड़के लड़कियां। हर कोई इस रात को यादगार बनाना चाहता है। चारों तरफ सिर्फ हंसी, मस्ती और डांस चल रहा है। बीच पर आग जल रही है और सब उसके चारों ओर डांस कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल केयर फ्री है, पर किसी को अंदाजा नहीं कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी पार्टी साबित होने वाली है। इसी भीड़ में हम देखते हैं काइली, मिच, चंदा, रोनी, वैंसे, जोन्हा, मार्शा और गिलबर्ट को। सब दोस्त हैं मस्ती में डूबे हुए। थोड़ी दूर दो लड़के कुछ अजीब सी चीज उठाकर लाते हैं। वो एक बहुत बड़ा अंडा होता है जो रेत में दबा हुआ पाया था। सबको ये चीज बहुत अजीब लगती है, लेकिन ड्रंक होने की वजह से कोई ज्यादा परवाह नहीं करता। वो उस अंडे को बीच के बीचों बीच रख देते हैं और कहते हैं, चलो कल सुबह देखते हैं क्या है इसमें। किसी को अंदाजा ही नहीं कि ये अंडा उनकी मौत की जड़ बनने वाला है। अब धीरे धीरे रात खत्म होती है। लहरें शांत है, हवा ठंडी है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी में बीच एकदम सुनसान लग रहा है। चारों तरफ बस रेत फैली हुई है और बिखरी हुई बियर की बोतलें। हर कोई नशे में बेहोश पड़ा है। काइली और मीच एक छोटी सी बोट में सोए पड़े हैं जो रेत के पास खड़ी है। धीरे धीरे काइली की आंखें खुलती है। वो थोड़ा कंफ्यूज लगती है, हम यहाँ बोट में क्यों हैं? और उसके साथ मिच भी नशे में सो रहा था। वो उठकर चारों तरफ देखती है, बाकी सबको सोता हुआ पाती है। चंदा, रूनी, वैंसे और जोन्हा कार में है जो बोट के ठीक पास खड़ी है। सब कुछ बहुत शांत है, असामान्य रूप से शांत। न लहरों की आवाज, न लोगों की हलचल, सिर्फ हवा और रेत। थोड़ी देर बाद पास में लेटी मार्शा उठने की कोशिश करती है। वो बोट से थोड़ी दूर रेत पर लेटी होती है। धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे कि उसका हाथ पैर रेत को छूता है, उसकी चीख निकल जाती है। रेत मानो जिंदा हो जाती है। मार्शा के नीचे से कुछ टेंटाकल जैसी चीज निकलती है जो उसकी स्किन में धंस जाती है और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर निगल लेती है। काइली और बाकी सब डर के मारे चिल्ला उठते हैं। मार्शा चीखती है, हाथ पैर मारती है, लेकिन रेत उसे पूरी तरह खा जाती है। कुछ ही पल में उसका शरीर गायब हो जाता है। सिर्फ खून और हल्की सी लहराती रेत बचती है। सबके चेहरे पर डर साफ साफ झलकता है। वैंसा कार से निकलकर मार्शा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन काइली चिल्लाती है, रुको, रेत मत छूना। पर वैंसे सुनता नहीं। वो पैर नीचे रखता है और अगले ही पल उसके शरीर को भी रेत खींच लेती है। वो बुरी तरह चिल्लाता है और वो रेत में धीरे धीरे धंस जाता है। बाकी लोग उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत दूर होता है। धीरे धीरे वैंसा का पूरा शरीर रेत में समा जाता है और उसकी जगह बस रेत के नीचे से निकलता हुआ खून दिखाई देता है। हर कोई सदमे में है। बोट में काइली और मिच जम गए हैं। कार में बैठे चंदा, रूनी और जोना समझ ही नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है। गिलबर्ट जो एक ट्रैश कैन के अंदर सोया हुआ था, वो भी अचानक से जाग जाता है और चिल्लाने लगता है, हेल्प, कोई है क्या बाहर? उसका शरीर आधा टैंक में और आधा बाहर होता है, लेकिन उसका शरीर रेत के संपर्क में नहीं है, इसलिए वो फिलहाल सेफ है। बोट में काइली और मिच धीरे धीरे बात करने लगते हैं। ये सब क्या है? कल रात हमने ऐसा क्या किया था? मिच कहता है कि उसे भी कुछ याद नहीं, सिर्फ वो अंडा याद है जो उन्होंने रात में लाया था।
कायली सबको पुकारती है, गाइस क्या किसी को याद है कल रात क्या हुआ था? चंदा, रोनी और जॉना भी चुप है। हर किसी के चेहरे पर डर और कंफ्यूजन है। कायली धीरे से कहती है, ये रेत जिंदा है, और कैमरा जूम होकर दिखाता है कि रेत के नीचे कुछ हिल रहा है, बहुत धीरे, बहुत खतरनाक तरीके से। इस बीच पर अब क्रेन और सैंड एक मौत का जाल बन चुका है। सूरज अब आसमान में तेजी से चमक रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है और सब अपने अपने ठिकानों से एक दूसरे को दूर से देख रहे हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, आखिर हो क्या रहा है? थोड़ी दूर रेत पर पड़ा हुआ वो टूटा हुआ एक शेल अब साफ दिखाई देता है। सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। उसका रंग अजीब सा है, मानो किसी जीव का खोल हो जो अंदर से फट चुका है। सबके चेहरों पर डर और हैरानी झलकती है। कायली धीरे से कहती है, शायद उसी अंडे में से वो चीज निकली है जो अब रेत के नीचे छिपी हुई है और हर जिंदा चीज को निकल रही है। हर कोई कुछ पल के लिए चुप है, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है और रेत के नीचे से आती एक हल्की सी हरकत, जैसे कोई दानव जिंदा हो। गिलबर्ट फिर से चीखता है, हेल्प, कोई मुझे यहाँ से निकालो। क्योंकि उसकी हालत अब बहुत खराब है। वो टैंक में फंसा होने के कारण हिल नहीं पा रहा है। उसके शरीर से अब ब्लड निकलना शुरू हुआ है। बाकी सब लोग उसे देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी रेत के पास गया वो अब जिंदा नहीं रहा। कायली एक आइडिया देती है। वो बोर्ड से एक सॉसेज निकालती है। वो मिच से कहती है कि उसे रेत पर फेंको और देखो क्या होता है। मिच सॉसेज उठाकर रेत पर फेंक देता है। कायली और 4-5 सॉसेज रेत पर फेंकती है। कुछ ही सेकंड में रेत के नीचे से टेंटैकल जैसी हलचल उठती है और सॉसेज रेत में समा जाती है, ऐसे जैसे किसी ने नीचे से खींच लिया हो। अब किसी को शक नहीं रहता, रेत जिंदा है और भूखी भी। कायली और मिच मिलकर सबको बोट में कुछ पीने के लिए निकाल कर देते हैं। हर कोई अब सन्न रह जाता है। अब जॉन एक और प्लान बनाता है। वो पास पड़ी हुई सरबोर्ड उठाता है और कहता है, शायद मैं इससे निकल सकता हूँ। वो सरबोर्ड को रेत पर रखता है और उस पर चलने लगता है। सबकी धड़कन तेज हो जाती है। धीरे धीरे वो कार से टेबल की ओर आगे बढ़ता है। शुरुआत में सब ठीक चलता है, पर तभी उसका पैर थोड़ा सा फिसल जाता है और उसका पेट रेत से छू जाता है। अगले ही पल नीचे से भयानक टेंटैकल निकलती है जो उसके पेट पर जोरदार हमला करती है। जॉन दर्द से चीख उठता है। उसके पेट से खून निकलने लगता है। वो किसी तरह सरबोर्ड पर खुद को संभाल लेता है और वापस उसी जगह पहुंच जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका है, दर्द से तड़प रहा है, लेकिन किसी तरह वो बच जाता है। वो वही एक जगह ठहर जाता है और उसे पास में एक बैग दिखाई देता है। वो बैग उसी रेत पर पड़ा हुआ होता है जिसे शायद रात में किसी ने वहीं छोड़ दिया था। वो डरते डरते हाथ बढ़ाता है और बैग खींचकर ऊपर रख लेता है। बैग के अंदर खाने पीने की कुछ चीजें होती हैं, चिप्स, पानी और थोड़ा सा खाना। वो सबके बीच से जोर लगाकर एक एक चीज फेंक देता है ताकि सबको थोड़ा कुछ मिल सके। अब सबके पास थोड़ा सा खाना तो है, लेकिन बच निकलने का रास्ता नहीं। जॉन का जख्म बढ़ता जा रहा है। वो टेबल पर लेटा हुआ कर रहा है। सूरज सिर के ऊपर है, पसीना बह रहा है और हर किसी के चेहरे पर अब सिर्फ डर और बेबसी है। कार में रोनी और चंदा बैठे हुए हैं। वो दोनों चाबी ढूंढने लगती है क्योंकि उन्हें याद आता है कि कार की डिक्की में शायद कुछ और खाना रखा हुआ है। वो सीट के नीचे दरवाजे के पास हर जगह टटोल रही है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर जरा सा भी गलती से पैर रेत को छू गया तो वो भी मार्शा और वैंसी की तरह रेत में गायब हो जाएगी। इसी बीच अचानक बीच पर एक पुलिस कार आती है। लाल नीली लाइट्स के साथ रेत के किनारे रुकती है।
सबके चेहरे पर उम्मीद की एक किरण चमकती है। सब दूर से चिल्लाने लगते हैं, हेल्प हेल्प। एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरता है और चारों तरफ देखता है। वो उलझन में है क्योंकि वहां पर दारू और नशे की बोतलें पड़ी हुई हैं। कुछ लोग बोट पर है, कुछ कार में फंसे हुए हैं। तो उसे लगता है शायद ये सब किसी नशे में है और नशे में बकवास कर रहे हैं। वो कहता है, काम डाउन, क्या नशा कर रखा है तुम लोगों ने। लेकिन कोई भी उसे समझा नहीं पाता कि असल में खतरा रेत है। ऑफिसर जब गिलबर्ट को देखता है जो डस्टबिन में फंसा है, वो उसकी तरफ बढ़ता है ताकि मदद कर सके। वो गिलबर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी जेब से कुछ गिरता है, शायद कोई चाबी या कोई चीज। वो झुककर उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और उसी पल उसका हाथ रेत को छू जाता है। अगले ही सेकंड रेत उसके नीचे से फट पड़ती है। टेंटाकल उसकी टांगों में लिपटती है। वो जोर से चीखता है और कुछ ही पलों में पूरा शरीर रेत में समा जाता है। सब उसकी चीखें सुनते हैं पर कुछ नहीं कर सकते। रेत फिर से शांत हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब सबको पता चल चुका है ये बीच अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रेत का कण मौत का राज छुपाए बैठा है। बीच अब शांत नहीं रहा। अब ये जगह किसी नाइटमेयर से कम नहीं लगती। चंदा एक कपड़ा मिच की तरफ फेंकती है ताकि वो कार से निकलकर बोट में आ सके। मिच उस कपड़े को पकड़ने के लिए थोड़ा और झुकता है और वो बोट से नीचे गिर जाता है। अगले ही पल रेत उसके नीचे ऐसे हलचल करती है जैसे कोई जिंदा चीज अंदर से जाग उठी हो। मिच दर्द से चीखता है। मिच का आधा शरीर रेत में समा चुका है और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर नीचे खींच लिया जाता है। सिर्फ एक हल्की सी थरथराती रेत बाकी रह जाती है। वो रेत जैसे उसकी मौत का गवाह बन गई थी। चंदा और कायली अब घबराकर रोनी की तरफ दौड़ती है। रोनी का हाथ कार की डिक्की में फंसा हुआ है। वो चिल्ला रही होती है, निकालो मुझे, जल्दी करो। चंदा उसे निकालने के लिए जोर लगाती है और आखिरकार रोनी का हाथ बाहर आ जाता है। वो दर्द से कहराते हुए सांस लेती है पर जिंदा है। तीनों एक दूसरे की ओर देखती है, चेहरों पर डर, पसीना और हताशा। अब कायली जॉना को बचाने के लिए, क्योंकि जॉन उसका बॉयफ्रेंड है, चंदा जॉन की तरफ पहुंचने के लिए एक लकड़ी को रेत पर रखकर उसके ऊपर से चलती है और ये काम भी कर रहा था। अब तीनों लड़कियां लकड़ी के सहारे जॉन तक जाने लगती है जो दूर टेबल पर पड़ा हुआ है। कदम बेहद सावधानी से रखे जा रहे हैं पर तभी रोनी का पैर फिसल जाता है। उसके पैर के नीचे की रेत अचानक धस जाती है। वो चीखती है। कायली और चंदा बस देखते रह जाते हैं। रोनी धीरे धीरे रेत में समा जाती है और फिर वहां कुछ नहीं बचता, बस खामोशी। बीच अब एक ओपन ग्रेव लगने लगा है। चंदा अब हिम्मत जुटाती है। वो रेत पर पड़े कुछ कपड़ों को फाड़कर पैरों में लपेट लेती है, जैसे अस्थाई चप्पलें बना ली हो ताकि रेत को सीधे न छूना पड़े। धीरे धीरे वो पुलिस कार तक चलकर पहुंचती है। हर कदम मौत के साथ जंग थी। वो पुलिस की कार तक पहुंच जाती है और चंदा कार पर चढ़ जाती है, पर तभी गिलबर्ट के शरीर से जो खून निकल रहा था वो रेत पर गिरने लगता है और उसी दौरान रेत के नीचे से एक टेंटेकल निकलता है, मोटा, चिपचिपा, भयानक। वो टेंटेकल उस पर हमला करता है और गिलबर्ट भी रेत में समा जाता है। अब टेंटेकल पुलिस की कार पर भी हमला करता है। कार जोर से हिलने की वजह से चंदा खुद को कार पर बैलेंस नहीं कर पाती और कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। अब सिर्फ अंधेरा, समंदर की आवाज और थकी हुई सांसें हैं। चंदा को होश आता है। वो उठकर कायली और जॉन के पास जाती है। चंदा और कायली किसी तरह जॉन को उठाकर कार में बिठा लेती है। जॉन का चेहरा पीला पड़ चुका है। उसके पेट का जख्म और गहरा हो गया है। कायली अकेली बाहर खड़ी है। टेबल के ऊपर टेंटेकल फिर से उभरता है। वो डरती है पर पीछे नहीं हटती। वो लड़ती है, चिल्लाती है, आजा, मैं डरती नहीं हूँ।
टेंटाकल उसके बिल्कुल पास आता है, पर काइली उसे चकमा देकर कार के अंदर कूद जाती है। अब कार के अंदर बस 3 लोग बचे हैं, काइली, चंदा और जॉन। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। बाहर रात है, हवा भारी है और भीतर बस एक ख्याल, क्या सुबह होगी भी। वो कार के अंदर ही सूरज निकलने का इंतजार करते हैं। धीरे धीरे अंधेरा फीका पड़ता है और पहली किरणें समुद्र के ऊपर चमकती है। रेत अब शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर वो जानते हैं जो हुआ वो किसी भी हॉरर से ज्यादा सच्चा था। सिर्फ 3 जिंदगियां बची हैं, बाकी सब रेत ने निकल लिया। चंदा और कायली कार के अंदर ही बैठे हैं, थकी हुई, डरी हुई पर जिंदा। जॉन भी सीट पर बेहोश पड़ा है। उसकी सांसें हल्की है, पर दोनों को उम्मीद है कि अब हेल्प आ जाएगी। थोड़ी देर बाद दूर से एक लाइफ गार्ड आता दिखाई देता है। उसके चेहरे पर कोई बेचैनी नहीं, बस रोज की तरह रूटीन लुक। लाइफ गार्ड उनकी तरफ दौड़ता है। आर यू गर्ल्स ओके? चंदा सिर हिलाती है। कायली बस थकी सी मुस्कान देती है। वो कायली और चंदा को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, पर उन दोनों के चेहरे पर बस एक राहत की झलक है। वो एक दूसरे को देखती है, जैसे कह रही हो हम बच गए। वो दोनों धीरे धीरे कार से दूर चल पड़ती है। रेत पर उनके पैरों के निशान रह जाते हैं, जैसे मौत को पीछे छोड़ रही हो। लाइफ गार्ड कार के अंदर झांकता है जॉन की सीट पर। जैसे ही वो सीट को झुककर देखता है, उसका चेहरा जम जाता है, आंखों में शॉक, डर और डिसबिलीव। तो दोस्तों, ये थी मूवी की एंडिंग। लाइफ गार्ड ने सीट पर क्या देखा हमें मूवी में नहीं दिखाया, पर शायद हो सकता है जॉन की जगह वो रेत वाला मॉन्स्टर हो, या फिर जॉन मॉन्स्टर बन गया हो, या शायद जॉन मर गया होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।